सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है सिंदबाद की साहसिक यात्रा। पिछली यात्रा से लौटने पर मैं कुछ अस्वस्थ सा हो गया था, परंतु कुछ ही दिनों के विश्राम के पश्चात मेरे मन में कुलबुलाहट सी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सागर मुझे अपनी ओर खींचने लगा था। मैंने जब इस बारे में अपने साथियों से बातचीत की तो यह महसूस किया कि वे सब भी यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। हमने जहाज पर बहुत सा सामान लदवाया और यात्रा पर रवाना हो गए। तो बच्चों, इस अध्याय में जो लेखक है वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि जब वो पिछली यात्रा से लौटे थे तो वो कैसे हो गए थे, थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, परंतु कुछ ही दिनों के विश्राम से वो ठीक हो गए थे। पर उनके मन में कुलबुलाहट सी होने लगी थी। फिर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सागर उन्हें अपनी ओर खींचने लगा है। और जब इस बारे में उन्होंने अपने साथियों से बातचीत की तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस होने लगा कि वो भी इस यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, जहाज पर बहुत सा सामान लदवाया और यात्रा के लिए रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही मेरा मन उमंग से नाच उठा। मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर अपना माल उतरवाते, बेचते और नया माल खरीदते हुए हम आगे बढ़ते रहे। एक बार कई दिनों तक हमारा जहाज बिना रुके चलता रहा। चारों ओर पानी ही पानी, जमीन जैसे धरती से गायब हो गई हो। कुछ दिन और ऐसे ही चलते रहने पर हमें एक टापू दिखा। हमने अपने जहाजों के लंगर डलवा दिए। कुछ नाविकों को साथ लेकर हम टापू पर घूमने निकल पड़े। तो बच्चों, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उन्होंने समुद्र को देखा तो उनका जो मन है वो उमंगों से नाच उठा था, यानी कि उन्हें समुद्रों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर अपना माल करवाते, बेचते हुए, नया साल खरीदते हुए उन्हें वो इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर एक बार कई दिनों तक उनका जो जहाज है बिना रुके चलता रहा, यानी कि वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुके और चारों ओर पानी ही पानी था। तो जो जमीन थी उन्हें धीरे धीरे दिखना गायब होती जा रही थी। फिर उन्हें क्या नजर आ रहा था, केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। फिर कुछ दिन और ऐसे ही वो चलते रहे और उन्हें फिर एक टापू नजर आया। फिर उन्होंने अपने जहाज को लंगर के लिए डलवा दिया। फिर कुछ नाविकों के साथ लेकर वो लोग टापू पर ऐसे ही घूमने निकल पड़े। टापू बहुत सुंदर और हरा भरा था। चारों ओर फल वाले छायादार वृक्ष थे। हमने कुछ फल तोड़कर खाए। टापू का वातावरण बड़ा सुहावना था। मैं विश्राम के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गया। थका होने के कारण कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो मैंने स्वयं को अकेला पाया। मैं दौड़कर सागर तट पर पहुंचा, पर वहां ना कहीं कोई नाव थी, ना कोई जहाज और ना ही कोई साथी। मेरी आंखों के आगे सूना सागर लहरा रहा था। तो बच्चों, अब वो क्या कर रहे थे, जिस टापू पे वो उतरे थे वो टापू जो था वो बहुत ही ज्यादा हरा भरा था और चारों ओर क्या नजर आ रहे थे, छायादार फल के जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो नजर आ रहे थे। तो उन्होंने उसी वृक्ष में से फल तोड़ तोड़ कर खाए। और टापू का जो वातावरण था वो भी बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ही ज्यादा सुहावना था। फिर उन्होंने क्या किया, वो विश्राम के लिए, आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में जाकर लेट गए। अब थका होने के कारण उनकी कब आंख लग गई, वो कब नींद में चले गए, उन्हें पता नहीं चला और वो गहरी नींद में सो गए। फिर जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आया। वो वहां पे अकेले थे। फिर दौड़कर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी ना नाव थी, ना उनके साथी थे। उन्हें बस क्या नजर आ रहा था, सूना सागर लहराता हुआ नजर आ रहा था। उस टापू पर मैं बिल्कुल अकेला था, पर मुझ में घबराहट बिल्कुल नहीं थी। एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई। शायद कोई बस्ती हो। कोई बस्ती तो नहीं दिखी, परंतु कुछ दूर एक गुंबद नुमा सफेद चीज दिखाई पड़ी। मैं नीचे उतरकर उस सफेद गुंबद के पास पहुंचा
और उसके चारों ओर घूमकर उसके बारे में जानने का प्रयास किया। वह बहुत चिकना था, पर उसमें कोई दरवाजा नहीं था। अब वो पूरे टापू में बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे, उन्हें डर नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो एक पेड़ पर चढ़ गए और उस पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखने लगे कि शायद उन्हें कोई नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए। लेकिन उन्हें क्या नजर आया, उन्हें कोई भी बस्ती नजर नहीं आई। फिर जब उन्होंने थोड़ी और दूर देखा तो उन्हें एक गुंबद नुमा सफेद चीज दिखाई दी, जैसे कोई गुंबद हो। फिर वो उसके चारों ओर जाकर घूमने लगे। फिर जब उन्होंने देखा कि इसके चारों तरफ घूमने के बाद उस गुंबद में घुसने का कोई भी दरवाजा नहीं है, लेकिन जो वो गुंबद है वो बहुत ही ज्यादा चिकना लग रहा था। अचानक साए साए की आवाज उठी, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी उकाब उड़ता हुआ मेरी ओर चला आ रहा था। अब मैं भयभीत हो गया। उसने उससे बचने के लिए मैं उसी सफेद गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। फिर अचानक से क्या होने लगा बच्चों, बहुत तेज हवा चलने लगी। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखा। फिर उन्हें एक विशालकाय पक्षी नजर आया, यानी कि बहुत बड़ा पक्षी नजर आया। वो उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। तो उसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा गए, डर गए। फिर उससे उस पक्षी से बचने के लिए वो उस गुंबद के पास जाकर दुबक कर बैठ गए। तब मेरे भय का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने पाया कि वह पक्षी भी ठीक मेरे ऊपर उसी गुंबद नुमा चीज पर आकर बैठ गया। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी कि यह कोई गुंबद नहीं, इसी पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी और इतना बड़ा अंडा, इसके पंजे तो वृक्ष की टहनियों के सदृश थे। क्षण भर में ही मैंने निर्णय ले लिया। अपनी पगड़ी उतारी और स्वयं को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। अब वो जो पक्षी है वो उन्हीं के आसपास घूम रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि वो शायद बच गए उस पक्षी से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो पक्षी उन्हीं के ऊपर है तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो कोई गुंबद के पास नहीं बैठे हैं, वो शायद उसी पक्षी के अंडे के पास बैठे हैं। इसलिए वो जो पक्षी है वो उनके पास आ रहा है। और उस पक्षी के जो पंजे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी वृक्ष की टहनियां हो। तो इतने मजबूत, इतने बड़े वो नजर आ रहे थे। फिर उन्हीं उसी क्षण में उन्होंने निर्णय ले लिया, अपनी पगड़ी उतारी और स्वयं को उसके पंजे के साथ मजबूती से बांध लिया। पूरी रात मैं उसी तरह रहा। प्रातः होते ही उस पक्षी ने अपने डैने फैलाए और हवा में उड़ चला। उसके पंजों से बंधा मैं भी साथ साथ उड़ रहा था। वह इतना ऊपर उड़ रहा था कि नीचे की धरती दिख ही नहीं रही थी। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पगड़ी उस पक्षी के पंजों में बांध दी थी। फिर वो पक्षी कुछ ही देर में उड़ने लगा था, तो उसके साथ साथ जो लेखक है वो भी उड़ने लगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उस पक्षी के पंजों के सहारे उड़ रहे हैं, और वो पूरी रात ऐसे ही उड़ती रहे। और वो जो पक्षी है वो इतना ऊंचा उड़ रहा था कि उन्हें धरती भी नजर नहीं आ रही थी। अब पक्षी दो पहाड़ों के बीच की घाटी में तेजी से नीचे उतरने लगा। मुझे चक्कर सा आने लगा। वह जैसे ही धरती पर उतरा, मैंने पगड़ी को खोलकर स्वयं को उससे अलग कर लिया। उस पक्षी ने अपनी चोंच में एक अजगर को उठाया और हवा में उड़ गया। मैं भी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। अब वो जो पक्षी है बच्चों, वो दो पहाड़ों के बीच एक घाटी है वहां पर तेजी से उतर रहा था। फिर जैसे ही वो उतरा तो उन्होंने क्या किया, उस पक्षी के पंजों से वो तुरंत ही अलग हो गए। और वो जो पक्षी है वो क्या कर रहा था, अजगर को अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। पक्षी के चले जाने पर मैंने इधर उधर दृष्टि डाली। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे पड़े थे। मैं हैरान था, इतने सारे हीरे, वह भी धरती पर बिखरे हुए। तभी सांपों की फुफकार से मैं डर गया। घाटी में सांप ही सांप थे। मेरी नजर एक गुफा पर पड़ी। मैं पेड़ से उतरकर उसी गुफा में घुस गया और एक बड़े पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने सोने की बहुत चेष्टा की, मेरी आंखों में नींद कहाँ। चारों ओर मृत्यु के दूतों के बीच रहकर कोई सो सकता है भला। अब उस पक्षी के चले जाने पर उन्होंने फिर इधर उधर देखा, नजर डाली, तो उन्हें क्या नजर आ रहा था, चारों तरफ
पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे और घाटी में चारों ओर क्या थे, हीरे ही हीरे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हीरे जो है वो जमीन पर बिखरे हुए हैं। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये जो हीरे हैं वो जमीन पर ऐसे ही बिखरे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें क्या नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं। तो उनकी फुफकार से वो डर जाते हैं और फिर घाटी में इतने सांप थे तो उनको देखकर वो बहुत डर रहे थे। फिर उनकी नजर जो है वो गुफा पर पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उस गुफा के अंदर चले गए और उसका पत्थर से दरवाजा मुंह बंद कर दिया ताकि कोई भी सांप उस गुफा में ना आ पाए। अब इसके बाद वो सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें डर लग रहा है क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे सांप हैं। सुबह होने पर मैं गुफा से बाहर निकला। प्रातःकाल के सूर्य की रोशनी में यहाँ का दृश्य भी अद्भुत था। चारों ओर एक से एक छोटे बड़े हीरे जगमगा रहे थे। सांपों का नामो निशान नहीं था। मैंने कुछ हीरे अपनी जेबों में भर लिए और कुछ पगड़ी में बांध लिए। अब जैसे ही सुबह हुई और वो गुफा से बाहर निकले तो सुबह का जो समय था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और चारों ओर उन्हें क्या नजर आ रहे थे, हीरे ही हीरे नजर आ रहे थे। लेकिन उन्हें सांप कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ हीरे अपने जेब में रख लिए और कुछ पगड़ी में बांध लिए। थोड़ी देर में ऊपर से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन में सुनी कहानी स्मरण हो गई। लोग हीरो की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठाकर अपने घोंसले में ले जाते। लोग उकाबों के घोंसलों में मांस में चिपके हीरे इकट्ठे कर लेते। उन्हें क्या नजर आया, थोड़ी देर में बहुत बड़े बड़े टुकड़े मांस के वहां पर गिर रहे थे। तो उन्होंने बचपन में एक कहानी सुनी थी तो उन्हें वो कहानी वो देख मांस के टुकड़े को देखकर याद आ गई। और वो कहानी क्या थी बच्चों की, जो लोग हैं वो हीरो की घाटी में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं और बड़े बड़े जो उकाब होते हैं वो उठाकर उन्हें अपने घोंसले में ले जाते हैं। और लोग उकाबों के घोंसले में मांस में चिपके हुए हीरे जो होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, मतलब इकट्ठा करके उसे अपने पास रख लेते हैं। मुझे इस घाटी से बाहर निकलने का उपाय सूझ गया। मैंने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर बैठकर पक्षी का इंतजार करने लगा। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्हें समझ आ गया था कि कोई उकाब ही उन्हें यहाँ से उड़ाकर ले जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो मांस के टुकड़े थे उसे अपनी पीठ पर रख लिया और चट्टान के पास जाकर बैठ गए ताकि वहां पर कोई उकाब आए और वो उन्हें वहां से ले जाए। और वो उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में कई विशालकाय उकाब भयंकर आवाज करते हुए मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब मेरी ओर झपटा और मांस के टुकड़े के साथ मुझे भी उठाकर उड़ने लगा। अब थोड़ी देर में क्या होता है, विशालकाय उकाब की भयंकर आवाज आने लगती है। फिर धीरे धीरे एक बड़ा सा उकाब उनके पास आ जाता है और उन्होंने जो मांस के टुकड़े अपने पीठ पर लगाए होते हैं तो वो उन्हें अपने चोंच में दबा लेता है और उसके साथ वो भी उसे भी उन्हें भी उठाकर वो उकाब ले जाता है। अब पहाड़ के ऊपर वृक्षों पर उकाबों के घोंसले थे। कई उकाब अपने घोंसलों में उतरे। तभी वहां छिपे लोग घोंसलों पर पत्थर बरसाते हुए शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसलों से फिर उड़ गए। शोर मचाते लोग भागकर आए और घोंसलों में पड़े मांस के टुकड़े से चिपके हीरे चुनने लगे। ये हीरो के लुटेरे व्यापारी थे। उनमें से एक की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे हीरो का चोर समझकर मुझसे झगड़ने लगा। अब क्या होता है बच्चों कि अब पहाड़ के ऊपर के वृक्ष में उकाब का घोंसला होता है। तो वो उकाब के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं और जो उकाब है वो अपने घोंसले को छोड़कर फिर से उड़ जाता है। अब जो शोर मचाते हैं लोग, फिर वो क्या करते हैं, मांस से अपना जो हीरा होता है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है, लेखक पर पड़ती है। फिर वो देखते हैं कि वो कोई लुटेरा है। वो उसे हीरे का लुटेरा समझ लेते हैं और फिर उसे झगड़ने लगते हैं। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपनी गठरी से एक एक हीरा उन लोगों को भेंट किया। व्यापारियों ने मुझे पास के बंदरगाह तक पहुंचाया। समुद्र देखते ही मेरा हृदय उछल पड़ा। पास के हीरों में से कुछ हीरे बेचकर मैंने कुछ माल खरीदा। उन्हें बेचता, नया खरीदता और फिर बेचता हुआ मैं अपने शहर बगदाद पहुंच गया।
अपने शहर पहुंचकर मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर अंत में क्या देखते हैं बच्चों हम, वो अपनी पूरी कहानी उनको सुनाते हैं और फिर लोग उनके आसपास के जो व्यापारी होते हैं वो समझ जाते हैं। फिर उन्हें कहाँ छोड़ दिया जाता है, बंदरगाह तक छोड़ दिया जाता है। फिर समुद्र देखते देखते उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है वो उछल पड़ता है और पास के हीरो में से कुछ हीरे बेचकर वो क्या कर लेते हैं, माल खरीद लेते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं, फिर नया माल खरीदते हैं, फिर उसे बेचते हैं। तो ऐसे करते करते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने शहर पहुंच जाते हैं और शहर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका हल नहीं होता। बस आपको क्या करना होता है, अपनी सूझबूझ से काम लेना होता है, यानी कि समझदारी के साथ काम लेना होता है। तो समझदारी के साथ अगर हम काम लेंगे तो हम किसी भी समस्या का, किसी भी कठिनाई का हल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।